यूकेएसएससी की 8 भर्ती परीक्षाओं पर कल बड़ा फैसला आएगा और शुक्रवार को यूकेएसएससी के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जीएस मर्तोलिया ने न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड के चेयरमैन हैं जीएस मर्तोलिया। न्यूज वन इंडिया से बातचीत में उन्होंने बड़ा खुलासा किया। डबल लॉक में जमा होने के बाद भी एक छात्र की ओएमआर शीट बाहर आ गई और एक छात्र की ओएमआर शीट में छेड़छाड़ करके नंबर बढ़ाए गए। यह जीएस मर्तोलिया ने कहा। मर्तोलिया ने ट्रेजरी में तैनात अफसरों पर कठोर कार्रवाई की मांग शासन से की है और भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ ना हो इसके लिए शासन को पत्र भी लिखा है। तो यूकेएसएससी की 8 भर्ती परीक्षाओं पर कल बड़ा फैसला आएगा और शुक्रवार को यूकेएसएससी के चेयरमैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और जीएस मर्तोलिया ने न्यूज वन इंडिया से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की। लोग अपने नए साल के कैलेंडर जारी करने की उसमें तैयारी कर रहे हैं और मोस्टली शायद मैं कल किसी टाइम पर प्रेस से बात करूंगा और जो विवादित हमारे भर्तियां हैं उसके बारे में भी निर्णय लेकर के मैं कोशिश ये करूंगा कि वो विवादित भर्तियों का जो भी डिसीजन लेना कल ले लिया जाए और उसको अनावश्यक हम लोग उसको पेंडिंग या विवाद बढ़ता रहे नहीं चाहेंगे हम चाहेंगे कि नए साल में हम एक नई ये ऊर्जा के साथ और नए उद्देश्य और नए मजबूती के साथ उस काम को करें। हम कल उस संबंध में शायद आप लोगों से प्रेस में बात करूँगा। देखिए, अगर ये कहें कि साहब ठीक बात है, हमारी इमेज इस बीच थोड़ी ख़राब हुई, लेकिन आपको बताऊं मैं कि जब से 2016 से एक कमीशन बना 5-6 भर्ती लगाई आप। एक हमारी शुरू की भर्ती भी थी जिसमें लोग के साथ एफआईआर हुई। अभी कुछ भर्तियां हमारी 3-4 और हैं जिसमें हम लोगों ने जिसमें कार्रवाई हो रही है। उसका अधिकांश होमवर्क कमीशन ने खुद किया है और 2016 से अब तक करीब 18,000 के आसपास भर्ती कर चुकी है कमीशन। ठीक बात है, कुछ भर्तियों में गलती हुई, चाहे वो हमारी लापरवाही से हुआ हो या किसी और की संलिप्तता से, उसके लिए बिल्कुल हम लोग जिम्मेदारी हम लोग उसको ऑन करते हैं और हमारी कोशिश ये होगी कि भविष्य में इस तरह की बात ना हो और कमीशन के ऊपर लोगों का विश्वास हो, उसको जगाने का दोबारा हम पर विश्वास हो, इसकी कोशिश हमारी होगी। और जब तक कमीशन पर विश्वास नहीं होगा तब तक कमीशन कुछ भी कर ले लोग शंका की दृष्टि से देखेंगे। हमारी कोशिश होगी पूरी पारदर्शिता के साथ काम होगा और वो लोगों को दिखाई भी देगा, ये हमारा प्रयास होगा। मैं एक एग्ज़ाम हुआ था अभी, एग्जैक्ट मेरा सन तो ध्यान नहीं है, उसमें आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले एक विवेचना जो फाइनल रिपोर्ट लग गया था उसको पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश से वो दोबारा री इन्वेस्टिगेशन हुआ। देहरादून का एक केस था, उसमें डबल लॉक में ओएमआर सीट से छेड़छाड़ की गई थी और उसमें एक वही लड़की जो काम करती थी डेली बेसिस पे वो उसका ओएमआर पर छेड़छाड़ी थी, उसको काफ़ी अच्छे नंबर थे। उसको हमारे कमीशन द्वारा देखा गया कि भाई ये कुछ नॉर्मल नहीं लगता है, तो जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी देखी तो उसमें केवल उसके 20 के आसपास नंबर थे और जबकि वहाँ 84 नंबर आसपास थे। उसमें एफआईआर हुई और उसमें डबल लॉक से ओएमआर से छेड़छाड़ हुई। तो ट्रेजरी को भी पूछा जाना चाहिए कि भाई ये ट्रेजरी में डबल लॉक की छेड़छाड़ क्यों हुई। जब हमारे संज्ञान में आया, आईओ ने हमको रिपोर्ट भेजी, तो मैंने उस पूरा प्रकरण अपर मुख्य सचिव वित्त श्री आनंद वर्धन जी को भेज दिया है। तो इसमें गंभीरता से लेकर के इस तरह से घोर लापरवाही के लिए इसमें कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि डबल लॉक से ज़्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं मानी जाती। अगर वहाँ ओएमआर से छेड़छाड़ हो जाए तो भविष्य के लिए भी हमारे लिए बहुत चिंता का विषय हो सकता है। और साथ ही मैंने उनके अनुरोध ये किया है कि सभी ट्रेजरी ऑफिसर, सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, क्योंकि ट्रेजरी के मालिक, ट्रेजरी की जिम्मेदारी डीएम की भी है, चार्ज उन्हीं के पास पहले होता है। जब कभी डीएम चेंज होते तो उन्हीं को पहले चार्ज ट्रेजरी का होता है। तो एक सर्कुलर इशू हो ताकि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हों कि कमीशन या किसी भी चीज़ को, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन है, या जो भी कमीशन या जो भी चीज़ें कागज में रखी जाए उसमें छेड़छाड़ टेम्परिंग न हो और इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति न हो, ये हमने उनसे अनुरोध किया है और कार्रवाई होनी भी चाहिए इसमें। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। सुदीप, कल एक अहम दिन है, कल फैसला आने वाला है। अंदर खाने में या सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी कि कल किस तरह का फैसला आ सकता है, चूंकि एक बड़ा मामला और सबकी निगाहें इस पर।
जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो मेरी यूकेएसएससी के चेयरमैन हैं जीएस मर्तोलिया, उनसे लंबी बातचीत हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि कल नए साल से पहले वो एक बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं युवाओं को। और हालांकि उन्होंने खुलासा तो नहीं किया कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है या वो बिंदु जिसको आयोग बताना चाहता है, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि 8 जिन परीक्षाओं पर विवाद है या जिसको लेकर जांच चल रही है, कमेटी बनी थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी थी और आयोग के चेयरमैन मुख्यमंत्री से भी मिले थे, जो मेरी जानकारी है। इन 8 परीक्षाओं में कोई गड़बड़ नहीं मिली है, ये अभी तक की जानकारी है। और इन भर्ती परीक्षाओं पर कल ग्रीन सिग्नल दे सकता है, यानी इन पर नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो इन परीक्षाओं को दे चुके युवा हैं वो बीते 2 वर्षों से परेशान हैं। एक और तो कहा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया था, वहीं दूसरी ओर एकाएक ब्रेक लग गया। इसमें आंदोलन भी चल पड़ा है, देहरादून में आंदोलन हुआ और अब दिल्ली तक छात्र जाने की तैयारी में है। जो अभ्यर्थी हैं वो दिल्ली जाने की तैयारी में भी हैं। लिहाजा आयोग ने भी इन सारी चीजों को देखते हुए निर्णय लिया है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो खुलासा करेगा कि नाट परीक्षाओं में क्या होना है। और आज शाम 4 बजे भी एक महत्वपूर्ण जानकारी यूकेएसएससी से आ सकती है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। देखिए, राज्य में बेरोजगारी के सापेक्ष यूकेएसएससी एक वो संस्थान है लोक सेवा आयोग के अलावा, जहां युवा कई परीक्षाओं में बैठकर सरकारी नौकरियों में मौका पाते हैं और सरकारी सेवाओं को देते हैं। पर बीते दिनों जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की बात आई, तब से लगातार जो यूकेएसएससी है वो विवादों में है। नई परीक्षा तो करा नहीं पा रहा और पुरानी परीक्षाओं पर भी निर्णय नहीं हो पा रहा है जिन पर विवाद नहीं है। दूसरी बात, संघ लोक सेवा आयोग जो उत्तराखंड का है, जिसे हम लोक सेवा आयोग कहते हैं, उसने 2 दिनों पूर्व वर्ष 2023 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें अलग अलग विभागों की 32 परीक्षाएं होने जा रही हैं। ऐसे में यूकेएसएससी पर भी दबाव बढ़ गया है, जिसका काम ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अधीनस्थ सेवा विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, परीक्षा कराना है, वो कैसे पिछड़ गया। तो इस पर भी मुझे लग रहा है कि कल एक बड़ा निर्णय होने वाला है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग बताएगा, आयोग के चेयरमैन और उनकी टीम बताएगी। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा इशू एक और गंभीर है कि जो डबल ट्रेजरी होती है, जो डबल लॉक होता है ट्रेजरी में, जिसकी सुरक्षा में पीएससी के जवान तैनात रहते हैं, वहां चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर हो या संघ लोक सेवा आयोग का, इनके पेपर रखे भी जाते हैं और इनकी कॉपियां भी रखी जाती हैं सुरक्षा के लिहाज से। पर वहीं से यदि कोई ओएमआर शीट लीक हो गई और उसमें बाद में नंबर बढ़ा दिए गए, और चौंकाने वाला है। यही वजह है कि यूकेएसएससी के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने पत्र लिखा है अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन को और इस पूरे प्रकरण से अवगत कराने के साथ साथ कार्रवाई की मांग की है और भविष्य में एक कुछ ऐसी व्यवस्था बने ताकि डबल लॉक जो सबसे सुरक्षित माना जाता है और ज्यादातर स्थानों पर डीएम ऑफिस में ही होता है, उसमें भविष्य में ऐसी कोई गड़बड़ ना होने पाए। लेकिन सुदीप, अगर डबल लॉक में भी ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो यानी अब भी गड़बड़ी करने वाले लोग सिस्टम में सक्रिय हैं और जरूरी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, यही वजह है कि यूकेएसएससी चेयरमैन ने पत्र लिखा है अपर मुख्य सचिव वित्त को, जो एसीएस फाइनेंस हैं, और ये पूरा प्रकरण का उन्होंने हवाला दिया है कि कैसे एक महिला अभ्यर्थी ने, जिसके 27 नंबर थे, ओएमआर शीट निकाल के गोले बढ़ा के अपने नंबर बढ़ा लिए। आयोग ने जब ओएमआर शीट देखी, उसे गड़बड़ लगी, जांच की तो गड़बड़ पाई गई। इसलिए भविष्य में कोई ऐसी गड़बड़ ना हो, इसके लिए शासन स्तर पे भी कोई ठोस रणनीति बने और जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा जाए कि डबल लॉक कितना महत्वपूर्ण है और उसमें किस प्रकार से गड़बड़ हो रही है, जिसे भविष्य में रोका जाए। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में गुरुवार से राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है और युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की तरफ से देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में सीएम पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने महाकुंभ का आगाज किया। इसके बाद खिलाड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया और खेल मंत्री ने कहा कि इस महाकुंभ का उद्देश्य 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रदेश के खिलाड़ियों को तैयार करना है। इस दौरान खेल विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता एवं प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। महाकुंभ में 13 जिलों की 13 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इस दौरान सीएम ने न्याय पंचायत के खिलाड़ियों को भी नगद इनाम देने की घोषणा की। और सुदीप, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप, उत्तराखंड सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाती हुई दिखाई दी। अब आज से खेल महाकुंभ का आगाज हुआ है, इसके जरिए क्या जो राज्य की जो प्रतिभा है खेलों को, उसको निखारना है?
जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं, जिसके तहत भोजन के तहत मिलने वाला भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किया गया है, और वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में इसे 1000 से 1500 रुपये किया गया है। डेफ खिलाड़ी को 2 करोड़ रुपए की राशि भी मिली, 2 करोड़ रुपए की धनराशि भी राज्य सरकार ने मंजूर की है। तो राज्य सरकार जो अपनी खेल नीति नहीं ला रही है, और इसी प्रकार से राज्य सरकार ने प्रादेशिक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं के लिए धनराशि में इजाफा किया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने जब अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन किया था, तीरंदाजी प्रतियोगिता का, उस वक्त कहा था कि जो खेल भर्ती जो कोटा था खिलाड़ियों का पुलिस महकमे में जो 2011 से बंद था, उसे दोबारा शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार खेलों को लेकर गंभीर है, और खेल में मिलने वाली सुख सुविधाएं और मानदेयों में जो मानदेय मिलते हैं उसमें भी इजाफा करने के लिए प्रयासरत है, और समय समय पर जो भी आयोजन हो रहे हैं मुख्यमंत्री सब में ऐलान कर रहे हैं, और इनका बाकायदा शासनादेश भी जारी हो रहा है। राज्य सरकार चाहती है कि जो राज्य की प्रतिभाएं हैं वो राज्य से खेलें। जो विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के रहे अभिनव कुमार, जिनके पास खेल जैसा महत्वपूर्ण विभाग था, वो हरियाणा गए, और हरियाणा के जो एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि हरियाणा लगातार हरियाणा ने काफी एक लंबी मेहनत की है, यही वजह है कि वो ओलंपिक और बड़े खेलों में पदक जीत रहा है। अब हरियाणा से भी जो उत्तराखंड के युवा हैं, छात्र हैं, कोच हैं, वो ट्रेनिंग ले सकेंगे। तो राज्य सरकार चाहती है कि अलग अलग राज्यों से भी जो एक्सपर्टीज हैं वो राज्य को मिले, और राज्य के युवा खिलाड़ियों को और मौका मिले, ताकि वो और बेहतर तरीके से निखर सके, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सके। ठीक, सुदीप आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार एक के बाद एक कई कदम उठा रही है, और आज से खेल महाकुंभ का आगाज हुआ। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की, और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 6000 बच्चों के खातों में ऑनलाइन धनराशि ट्रांसफर की, साथ ही लिंगानुपात सुधारने समेत अन्य दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार के लिए पीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देने को कहा। इसके लिए जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तर पर टास्क फोर्स के गठन के निर्देश दिए। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रति सामाजिक जागरूकता के प्रसार और राज्य को नशा मुक्त बनाए जाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना पर ध्यान देने को भी कहा। और इस पर ज्यादा जानकारी सुदीप देंगे। सुदीप, कल जो बैठक मुख्यमंत्री ने ली, जिसमें कई दिशा निर्देश भी दिए गए, क्या कुछ इस बैठक में खास रहा? तो सुदीप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, और सुदीप विस्तार से बताते कि इसमें किस तरीके से जो महिला सशक्तिकरण की बात हो, या फिर खेलों को बढ़ाने की बात हो, योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की बात हो, वो कैसे जमीन पे उतारी जाए, उसका लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे, ये कोशिश सरकार की। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में ओडिशा के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री अश्विनी कुमार पात्रा ने भेंट की, और पात्रा ने मुख्यमंत्री धामी को ओडिशा में अगले साल जनवरी में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का निमंत्रण सौंपा। मुख्यमंत्री धामी ने ओडिशा के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री का स्वागत करते हुए नवीन पटनायक का आभार व्यक्त किया। और उत्तराखंड पुलिस की वायरलेस शाखा में ड्रोन एक्सपर्ट टीम भी शामिल होगी। राजधानी में स्थित आईटीडीए सेंटर में तेजी से ड्रोन एक्सपर्ट तैयार किए जा रहे हैं। निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा ने न्यूज मीडिया से यानी न्यूज वन इंडिया से बात करते हुए कई बातें साझा की। राज्य में आपदा से लेके मॉक ड्रिल और सर्वे के काम में अब ड्रोन का और अधिक तेजी से इस्तेमाल हो सकेगा, इस बात की भी जानकारी दी। आपदा के लिहाज से संवेदनशील उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी घिरा है, और उत्तराखंड में बीते दिनों ड्रोन को लेकर बहुत तेजी से एक्सीलेंस सेंटर बना। पहले ड्रोनाथॉन हुआ, और अब जिलेवार ड्रोन पुलिस की टीम में भी काम करेगा, यानी जो पुलिस की वायरलेस विंग है वो ड्रोन के लिए एक्सपर्ट होगी। इसके लिए आज से कंपटीशन भी शुरू हो गया है। हमारे साथ निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, ड्रोन कितना उपयोगी होने जा रहा है भविष्य के लिहाज से, पुलिस के लिहाज से, आपदा के लिहाज से? देखिए, ड्रोन तो अगर आप पूछिए तो उत्तराखंड में ड्रोन
रामबाण सिद्ध होने वाला है। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी परिकल्पना थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें इस पर शुरुआती एक पहल दी है कि हम 13 के 13 जिले में एक ड्रोन स्कूल स्थापित कर रहे हैं। इसके तहत हम लोगों ने अब तक करीब 100 पुलिस वायरलेस के लोगों को ट्रेन किया है। 13 SDRF के लोग ट्रेंड हैं इसमें ज़िले के हमारे 28 स्वान के नेटवर्क के लोग ट्रेन किए गए हैं और 13 जिले के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ट्रेन किए गए हैं। तो इस तरह से इन सभी लोगों की आज जो है ज़िलावार एक कंपटीशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि वो अपना ड्रोन उड़ाएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं इसी फील्ड में उनको QR कोड और मोर्स कोड दोनों को रीड करना है और रीड करके मिनिमम टाइम में लौटना है। इसमें लैंडिंग टेक ऑफ दोनों के पॉइंट्स हैं। ये तो प्रैक्टिकल इनका आज एग्ज़ाम है। उसके अलावा इनका एक रिटन एग्ज़ाम भी हम अब अंदर ले रहे हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट आएगा, इसमें हमने 13 की 13 टीम बांटी है। तो इसका पूरा उद्देश्य ये है कि ये हमारे ट्रेनर हैं, ये हमारे भविष्य के ट्रेनर हैं। ये जिले के स्तर पे अपना ड्रोन स्कूल जो चलेगा उसके ट्रेनर होंगे और वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देंगे। मतलब उत्तराखंड की हम जनता में ड्रोन की एक ट्रेनिंग शुरुआत करना चाहते हैं, जिसमें कि सस्ते ड्रोन की ट्रेनिंग हो सके और उत्तराखंड के लोग ड्रोन के पायलट के रूप में एक्सपर्ट बन सके, ड्रोन के इक्विपमेंट्स के बारे में एक्सपर्ट बन सके और ड्रोन का डेटा प्रोसेस करने के मामले में एक्सपर्ट बन सके। सर, यूँ तो उत्तराखंड राज्य अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी छोटा है और आर्थिक रूप से दूसरे राज्य कहीं अधिक संसाधनपूर्ण है, पर हमने देखा कई राज्यों के ऑफिसर्स हों चाहे कर्मचारी हों, वो देहरादून आकर ITDA में ड्रोन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और दूसरा ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया जो ड्रोन है वो दूसरे अन्य मुल्कों के ड्रोन से कैसे बेहतर है और अपनी टेक्नोलॉजी पर, जैसा कि मेड इन इंडिया की बात होती है, उस पर निर्भरता बढ़ रही है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था। अब हमारे पास उत्तराखंड में ही हमारा जो DRC सेंटर है, हमारे पास सारे ड्रोन मेक इन इंडिया हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग धीरे धीरे मेक इन इंडिया ड्रोन उनको सप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर पे भी मेक इन इंडिया ड्रोन होंगे और उसी ड्रोन से ही ट्रेनिंग कराई जाएगी। हमारा कोई भी यहाँ पे विदेशी ड्रोन नहीं होगा। और साथ में आपने एक बात और कही थी कि DRC में बाहर के लोगों की ट्रेनिंग करना, ये बात बिल्कुल सही है। पूरे भारतवर्ष से लगभग सभी लोग हमारा ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर देखने आते हैं। हमारा जो ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर है ये DRC के नाम से है और 2018 में NTRO की मदद से इसको बनाया गया था और तब से हमें लगातार उनका भी सहयोग मिलता रहा है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से अगर देखें तो हम हर तरह से, चाहे सर्विलांस का मामला हो, चाहे सर्वे का मामला हो, चाहे हम ड्रोन लॉजिस्टिक्स का मामला हो, जो आज हम देहरादून से उत्तरकाशी के लिए ब्लड सैंपल्स का हम टू एंड फ्रो सप्लाई करा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल है जो कि अभी शुरू हुई है। और इस तरह से हमारा प्रयास है कि ड्रोन के क्षेत्र में हम लॉजिस्टिक्स में हम उत्तराखंड में बहुत काम कर सकते हैं। आम आदमी कैसे ड्रोन की ट्रेनिंग ले सकता है और हम ड्रोन्स को कई दूसरे कामों में देख रहे हैं, तो क्या ये रोजगार का भी साधन बन सकता है? देखिए, ड्रोन बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। अभी ही देखिए तो हमारे पास हमारा एक ग्रुप है जिसमें कि हमारे पास करीब 200 लोग हैं जो कि ड्रोन के उत्तराखंड में तमाम शादियों में ड्रोन उड़ाया करते हैं। वो पायलट, उनको भी हम हैंड होल्डिंग करते हैं, उनकी भी हम ट्रेनिंग कराते हैं। तो इस तरह से आप देखिए तो शादियों में ड्रोन सबसे बहुत पहला काम। फिर उस तरह से उत्तराखंड में कई सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिसके कि लोग प्रोजेक्ट को समीक्षा करने के लिए ड्रोन पायलट्स की आवश्यकता होती है, ड्रोन की आवश्यकता होती है। तो अगर उत्तराखंड के डीप इंटीरियर में ही हमें अगर पायलट मौजूद होगा तो उस प्रोजेक्ट का भी हम सर्वे कर सकते हैं। साथ में डिजास्टर के समय ड्रोन का बहुत इस्तेमाल है। और इन सब से ऊपर मैं कहूँ, इन सब से कहीं ऊपर है ड्रोन लॉजिस्टिक्स। अगर हम उत्तराखंड में हर व्यक्ति को ड्रोन के बारे में सिखा देते हैं तो उसमें पहाड़ों के इंटीरियर से फल, सब्जी, हर्ब्स, इन सब को पहाड़ के इंटीरियर से रोड हेड तक लाने में ड्रोन का इस्तेमाल ये स्वयं खुद कर सकते हैं। ऐसा हम चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग करके बताएं। तो ये निदेशक ITDA अमित कुमार सिन्हा थे, जिन्होंने साफ कहा कि आपदा के साथ ही रोजगार के क्षेत्र में भी ड्रोन एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा और बहुत तेजी से दूसरे राज्यों से आकर अधिकारी कर्मचारी देहरादून में ड्रोन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार और शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उत्तराखंड के स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया है। छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों को मास्क पहनना होगा। सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ थर्मल स्कैनिंग भी अनिवार्य हुई है। शिक्षा महानिदेशक ने आदेश जारी किया है और सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर नियम लागू होगा। मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यानी कोरोना से बचाव के जो उपाय हैं उसे अपनाया जा रहा है और सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर यह नियम लागू होगा।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।